इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये है वो फर्स्ट चैप्टर। तो आज इसका पूरा कंप्लीट करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको सबको पता ही होगा कि केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं? एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस विच फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जो नए सब्सटेंसेस को क्या करता है, बनाता है, जिसमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं। तो जो बनने वाले नए सब्सटेंसेस होते हैं, उन बनने वाले नए सब्सटेंसेस की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि Zn प्लस H2SO4 हुआ, तो ZnSO4 प्लस H2 ये बना, ठीक है। तो ये एसिड है, ये जिंक है। तो जिंक की जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो यहाँ पर जिंक की प्रॉपर्टी अलग होगी, H2SO4 की अलग होगी, लेकिन ZnSO4 की प्रॉपर्टी अब बिल्कुल अलग हो जाएगी, क्योंकि ये गैस होगी, यहाँ पर तो गैस थी ही नहीं। तो इसलिए जब केमिकल रिएक्शन हो जाती है तो बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, उन प्रोडक्ट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ बदल कर आ सकती हैं। या तो उनकी शेप बदल जाए, या उनका साइज बदल जाए, या फिर उनका प्रॉपर्टी बदल सकती है, कुछ भी उसमें बदलाव आ सकता है। तो जैसे कि Zn क्या था आपके पास, सॉलिड था। H2SO4 क्या था, लिक्विड था। तो सॉलिड और लिक्विड के कॉम्बिनेशन से एक सब्सटेंस बना ZnSO4। तो ZnSO4 क्या बना, प्रिसिपिटेट होगा ये जिंक सल्फेट, और H2 क्या होगा, ये गैस होगी। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे इधर दोनों जगह कोई गैस थी नहीं, लेकिन इधर गैस भी आ गई ना। तो इसलिए जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर वो ऐसा प्रोसेस होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस को फॉर्म करता है। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। तो जो लिखना चाहे वो लिख सकता है, केमिकल रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस, या केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन is a process which form new substances with new physical or chemical properties। तो केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं। मतलब मैंने लिखा केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस विच फॉर्म्स न्यू सब्सटेंसेस। तो केमिकल रिएक्शन एक सब प्रोसेस होता है जिसमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं, और उन बनने वाले नए सब्सटेंसेस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, पहले वाले सब्सटेंसेस से बिल्कुल अलग होती हैं। क्या होती हैं? विद न्यू फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो एग्जाम्पल के तौर पर Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। तो देखो भाई, जिंक क्या है, जिंक तो एक मेटल होगी, और H2SO4 क्या हो गया, ये एसिड हुआ। तो मेटल के एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो मेटल साल्ट बना, और हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व हुई। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जिंक की प्रॉपर्टी अलग थी और H2SO4 की प्रॉपर्टी अलग थी, और जो बनने वाला सब्सटेंस ZnSO4 है, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। तो यहाँ जिंक क्या था, सॉलिड था, और ये क्या था, लिक्विड। और ये जो बना, ये क्या बना, एक्वस बना। क्या बना, ये एक्वस। और ये क्या हुआ, गैस। तो एक्वस का आपको पता ही होगा, एक्वस के अंदर क्या होता है कि कुछ मेटल और एसिड का या लिक्विड का वो क्या रहता है, वो एक मिक्सचर होता है जिसको हम एक्वस बोलते हैं। तो यहाँ पर ZnSO4 प्लस H2 हो गया ना, जिंक सल्फेट, यहाँ पर एक्वस है और ये गैस है। क्लियर? तो यहाँ पर ये वाली जो इधर वाली सिस्टम था, ये वाला सिस्टम क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो सब्सटेंसेस आ जाते हैं, उन सभी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं उसको, रिएक्टेंट्स। और जो नए बनते हैं उनको क्या बोला जाता है बच्चों, प्रोडक्ट। तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी
सब्सटेंसेस आते हैं वो सभी सब्सटेंसेस रिएक्टेंट बोले जाते हैं। जो आपके राइट हैंड साइड में आ जाते हैं वो सब क्या बोले जाते हैं, प्रोडक्ट बोले जाते हैं। फिर इसके बाद आपके पास होता है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। क्या होता है भाई, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंज क्या होते हैं, तो ये फिजिकल और केमिकल चेंज दो चीज़ें होती हैं। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है कि वो रिवर्सेबल चेंज हो सकते हैं। मतलब फिजिकल चेंज क्या होते हैं, रिवर्सेबल चेंज हो सकते हैं। केमिकल चेंज कोई रिवर्सेबल चेंज, इसका मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था। तो इसे देखना हो पिछली वीडियो में देख लेगा। इसके बाद केमिकल रिएक्शन के बाद अब यहाँ पर स्टार्ट होगी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या शुरू होंगी, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें एनसीईआरटी का पेज दिखा, एनसीईआरटी देख लेंगे। एनसीईआरटी में है, तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 2 पर दिया है बैलेंस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हमने समझा दिया था। अब हम बात करेंगे पेज नंबर 6 की। तो पेज नंबर 6 पर कहा है वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो हवा में मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हमें उसे साफ़ करना पड़ता है। तो हमें उसको साफ़ क्यों करना पड़ता है, तो देखो बच्चों, जब कभी भी कोई भी मेटल एयर में उसको एक्सपोज करके छोड़ देते हैं, जब किसी भी मेटल को कोई भी मेटल है तो उस मेटल को जब हम एयर में एक्सपोज करके छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर उसके ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। तो जैसे मान लीजिए आयरन को बाहर रखोगे तो आयरन ऑक्साइड की लेयर बनेगी, जिंक को बाहर एयर में छोड़ दोगे तो जिंक ऑक्साइड की लेयर बनेगी, तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। तो मतलब कहने की बात ये होगी कि ऊपर वाली लेयर जो होगी ना उसमें ऑक्सीडेशन हो चुका होगा, तो अब दोबारा तो वो लेयर ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से रही। तो इसी वजह से जो हमारे पास मैग्नीशियम का रिबन था, तो मैग्नीशियम रिबन का कलर जैसा होता है उसके ऊपर ब्लैक कलर के करीब की उस पर लेयर बन गई होगी। फिर जब लेयर बन गई होगी तो वो लेयर तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी नहीं क्योंकि पहले ही वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर चुकी। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग कि उसको साफ़ कर देते हैं, उसको रेगमाल से क्या कर लेते हैं, साफ़ कर देते हैं। जब रेगमाल से वो साफ़ हो जाता है तो फिर वो एयर के साथ तेज़ी से रिएक्ट कर पाता है। इसीलिए हमें मैग्नीशियम रिबन को एयर में सफाई करनी, मतलब उसको यूज़ करने से पहले क्या करना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है। इसके कुछ और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं कि जैसे कि सिल्वर होती है, सिल्वर आपके घर में सिल्वर होती है, चांदी, क्या होता है जब उसको कुछ दिनों के बाद उसका कलर ब्लैक सा हो जाता है कि नहीं हो जाता है, कि सिल्वर कैसी हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। और कॉपर पर आप देखेंगे कि ग्रीन कलर आ जाएगा, कॉपर पर कैसा कलर आ जाएगा, ग्रीन। तो ये भी ऑक्सीडेशन हुआ कि सिल्वर और कॉपर का क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन हुआ। तो सिल्वर कॉपर के ऑक्सीडेशन की वजह से उसका कलर ब्लैक हो गया था सिल्वर का, और कॉपर का कलर क्या हो गया था, ग्रीन हो गया था, उस पर लेयर बन गई थी। तो इसी तरीके से मैग्नीशियम पर भी मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या होती है, वो लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन से रिएक्ट दोबारा नहीं करता। तो उसको रिएक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे फिर से हमें सफाई करनी पड़ती है, उसकी रेगमाल पर हम साफ़ करते हैं तो वो साफ़ हो जाता है, फिर वो आराम से रिएक्ट कर पाता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो 2 का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, लिख लिया सबने। तो देखो फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है, पहले तो ये बता दो दोबारा से, क्योंकि एक तुम्हारी डिमांड है कि फिजिकल केमिकल चेंज किसको कहते हैं। देखो फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, हम अपने चारों तरफ 2 तरीके के चेंजेस को देखते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज, क्या होता है, फिजिकल चेंज, और दूसरा होता है केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज डू नॉट प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। जो फिजिकल चेंज होता है उसके अंदर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। तो
तो फिजिकल चेंज डू नॉट प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। केमिकल चेंज क्या होते हैं? प्रोड्यूस्ड न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो भाई कि अगर मान लीजिए फिजिकल चेंज हुआ तो उस फिजिकल चेंज के अंदर नए सब्सटेंसेस नहीं बनेंगे। क्या नहीं होगा? नए सब्सटेंसेस नहीं बनेंगे। फिजिकल चेंज डू नॉट प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। तो जो फिजिकल चेंज होता है वो नए सब्सटेंसेस नहीं बनाता। केमिकल चेंज वो होता है जो नए सब्सटेंसेस बनाता है, या केमिकल रिएक्शन वो होता है, वो प्रोसेस होता है जिससे नए सब्सटेंसेस बनते हैं। तो कुछ हम एग्जाम्पल से फिजिकल चेंज को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं भाई? देखो, जैसे कि मान लो हमारे पास वाटर था। क्या था? वाटर को हमने आइस में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? आइस में। तो वाटर से आइस का बन जाना, वाटर से आइस का बनना, तो यहाँ पर ये लिक्विड स्टेट हो गई वाटर तो, और ये क्या हो गई? सॉलिड होगी कि नहीं होगी? तो लिक्विड से सॉलिड बनने की जो प्रोसेस था उसमें हमने फ्रीजर का यूज करके इसे फ्रीज करा, पर ये आइस कोई अलग चीज़ तो बनी नहीं, ये रही तो फिर भी वाटर ही ना। बस ये है कि ठंडी ज़्यादा लगेगी, इतना ही तो होगा, या कुछ और हो जाएगा नहीं होने का। उसी तरीके से नंबर टू हो सकता है, बताओ क्या हो सकता है? कोई ऐसा कोई फिजिकल चेंज जो हमारे आसपास हुआ हो। हवा का चलना एक फिजिकल चेंज हो सकता है, हवा चल रही है। और भी एक दो फिजिकल चेंज जो हो सकते हैं आपके डेली लाइफ में, क्या क्या हो सकते हैं बताए? कोई पता है किसी को? चलो छोड़ो। फिर इसके बाद होते हैं केमिकल चेंजेस। क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंज में आते हैं आपके रेस्पिरेशन आता है। क्या आता है? रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन चली गई अंदर और ऑक्सीजन आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की तो दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी होंगी कि नहीं होंगी? तो इसलिए वो क्या हुआ? वो एक केमिकल चेंज हुआ। तो रेस्पिरेशन इज़ अ केमिकल चेंज। फिर उसके बाद दूध का फट जाना, वो क्या होगा? केमिकल चेंज होगा। लेकिन दूध का गर्म करना वो क्या होगा? फिजिकल चेंज होगा। वैसे जैसे दूध को हम गर्म करेंगे तो दूध ही तो रहेगा, फिर भी गर्म होने के बाद तो कुछ बदलेगा तो है नहीं वो। लेकिन अगर मैं उसमें दूध को फाड़ कर उसका पनीर बना दूँ तो जब पनीर बन जाएगा तो पनीर से दूध नहीं बनेगा, पनीर से दूध नहीं बनेगा। तो इसीलिए जितने भी हमारे पास फिजिकल चेंजेस होते हैं, तो फिजिकल चेंज में हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल चेंज। तो मतलब जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं। देखिए, आइस हो गई भाई, जैसे दूध को, ठंडा दूध लिया था मैंने, उसे गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, गर्म दूध ही तो मिलेगा। फिर उसके बाद फिर मैं उसे जमा कर उसे थोड़ी देर ठंडे फ्रिज में रख दूँ तो क्या हो सकता है? वो जम जाएगा, लेकिन फिर भी दूध ही रहेगा वो। ठीक, तो इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं आता उसकी सब्सटेंस की कंडीशन के अंदर। उसकी स्टेट बदलती है, उसकी स्टेट बदल सकती है, उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है फिजिकल चेंज में, पर उसमें कुछ भी उसके ऐसी प्रॉपर्टीज़ में कोई बदलाव नहीं आता। वो चीज़ ऐसी की ऐसी ही रहती है, तो उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। केमिकल चेंज के अंदर उसकी पूरी प्रॉपर्टी बदलकर वो नया सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो केमिकल चेंज क्या होते हैं? वो जो नए सब्सटेंसेस बनाते हैं। तो प्रोड्यूस, जो मतलब सिंपल सी मोटा मोटी समझो, फिजिकल चेंज के अंदर नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, केमिकल चेंज के अंदर नया सब्सटेंस बनेगा। तो केमिकल चेंज क्या होंगे? जिसमें नए सब्सटेंसेस बनेंगे। अब तो समझ में आ गई बात। इसके बाद अब हम लोग पेज नंबर 6 की एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। किसको सोल्व करेंगे? पेज नंबर 6 की एक्सरसाइज को। पेज नंबर 6 एनसीईआरटी। पेज नंबर 6 एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 2 है।
क्वेश्चन नंबर 2 में हमें लिखा कहा गया है, क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। जो नीचे केमिकल रिएक्शन दी गई है उसके लिए हमें बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को करना है। हाइड्रोजन और प्लस क्लोरीन, क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड बना, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस की तो हमें फॉर्मूला पता ही है, H2 होता है, जानते हैं सब। उसके बाद क्लोरीन गैस का फॉर्मूला क्या होगा, Cl2 होगा, ये भी सभी जानते हैं। तो हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl होगा, क्योंकि अगर मैं हाइड्रोजन क्लोराइड को अलग अलग लिखूं तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन होता है, क्लोरीन नेगेटिव आयन होता है। तो इस पॉजिटिव आयन से इस नेगेटिव आयन की जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेगी तो प्लस से माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास HCl ही बचेगा। तो HCl भी हाइड्रोजन क्लोराइड, इसलिए HCl क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड होगा। तो H2 प्लस Cl2 इक्वल टू HCl हुआ। अब हमें इसको बैलेंस करना है, क्या करना है, बैलेंस। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट यूज हुए, या एलिमेंट के अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि कौन से इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन यूज हुए। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पॉजिटिव नेगेटिव आयन पढ़ा दिया था, वो तो सबको पता ही होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव आयन क्या होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव आयन से ही हमारे नए सब्सटेंसेस और उनके केमिकल फॉर्मूलों को हम पढ़ते हैं, तो वो हम सब कर चुके हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हाइड्रोजन और इधर लिखेंगे क्लोरीन। तो देखो H2 है, तो H2 का मतलब हाइड्रोजन 2 बार है, तो हाइड्रोजन को 2 बार लिख दीजिए। Cl2 तो मतलब क्लोरीन 2 बार ही हुआ ना। इधर की तरफ ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई हमारे पास, और ये क्या हो गई भाई, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन 1 बार है, क्लोरीन कितनी बार है, 1 ही बार है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड में जहाँ पर भी हाइड्रोजन है वहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो जब मेरी हाइड्रोजन की 2 से मल्टीप्लाई हुई तो क्लोरीन की भी तो 2 से हो गई ना, तो इसलिए क्लोरीन की मल्टीप्लाई भी 2 से हो जाएगी, क्योंकि HCl पूरे में ही तो 2 की मल्टीप्लाई होगी, होगी कि नहीं होगी। तो हाइड्रोजन की भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, क्लोरीन की भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये दोनों चीज़ें बैलेंस हो गई ना। तो इसीलिए इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे हम H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया है, अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। तो सेकंड में कह रहे हैं बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, मिटा दो। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखो। 2 के सेकंड पार्ट में कहा है हमें बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस तो बेरियम क्लोराइड प्लस क्या दिया है भाई, एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड।
बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट इक्वल टू बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ऐसा कुछ होगा, ऐसे ही तो होगा। तो बेरियम जो होता है सबको पता ही है भाई, बेरियम पर तो डबल पॉजिटिव चार्ज होता है ना, और क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है, नेगेटिव, Cl नेगेटिव होगा। इसी तरीके से एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज होता है, +3, और सल्फेट SO4 पर डबल नेगेटिव होता है, ये भी जानते हैं सब, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया 2 और यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर कितना हो गया 3 और यहाँ पर कितना हो गया भाई 2। इसी तरह बेरियम को हमें पता है, तो बेरियम के लिए हम लिखेंगे Ba++ और सल्फेट के लिए लिखेंगे SO4 डबल नेगेटिव। इसी तरह एल्युमिनियम के लिए लिखेंगे हम Al+3 और क्लोरीन के लिए लिखेंगे Cl नेगेटिव। तो पहले इक्वेशन बनाना सीख लेंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, बेरियम के साथ, और 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, क्लोरीन के साथ। इसी तरह इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ, इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी। तो यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो दोनों सेम में कट जाएगा ये। तो यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया भाई, मतलब 1 लिख लो, माइनस की तो कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं। तो 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, ऐसा होगा। तो जैसे बेरियम की मल्टीप्लाई 1 बार होगी तो Ba ही रहेगा, और क्लोरीन की मल्टीप्लाई 2 बार हो जाएगी तो BaCl2 हो जाएगा। तो मतलब बेरियम क्लोराइड मेरे पास क्या होना चाहिए, BaCl2। तो BaCl2 विल बी बेरियम क्लोराइड। उसी तरीके से एल्यूमिनियम सल्फेट, Al के ऊपर +3 चार्ज है, SO4 पर डबल नेगेटिव, 3 की 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, 3 की इसके साथ होगी। तो क्या बना, Al2 SO4 का होल थ्राइस बना, ऐसे ही तो बना, क्योंकि इस पे पूरे का स्क्वायर पूरे पे क्यूब आ जाएगा ना, मतलब 3 की जब मल्टीप्लाई करोगे पूरे के साथ ही तो करोगे तुम। तो इसलिए जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें तो Al2 SO4 का होल थ्राइस लिखा जाएगा। फिर BaSO4, क्योंकि 2 से 2 क्या हो गया भाई, कैंसिल, तो इसलिए क्या बना BaSO4 और प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड तो AlCl3, एल्युमिनियम के 3 इस 1 के साथ, इसकी 3 के साथ। तो इस तरीके से समझ में आ गई इक्वेशन कैसे बनी होगी है। तो देखो दोबारा समझो कि बेरियम पर होता है डबल प्लस चार्ज, तो Ba++ लिख दिया हमने। क्लोराइड Cl नेगेटिव होता है तो Cl नेगेटिव लिख दिया। एल्युमिनियम पर Al+3 चार्ज होता है, Al+3 लिखा। सल्फेट पर SO4 डबल नेगेटिव, उसने बेरियम सल्फेट लिख दिया, और जस्ट लाइक दैट AlCl3 लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको ये इस टाइप के इक्वेशन मिलेगी, ये स्केलेटन इक्वेशन होगी। कैसी इक्वेशन होगी, स्केलेटन, क्योंकि ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है अभी। अब बैलेंस करने के लिए अब हम क्या करें कि जितने भी इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन आए हैं तो हम उसी के साथ इसे सोल्व कर लेंगे, कि हम उसी के साथ ही इसको सोल्व करेंगे। तो ये समझ में तो आ गया होगा ना इक्वेशन कैसे बनती है। अब मैं मिटा देता हूं इसे। तो BaCl2 प्लस Al2 SO4 का होल थ्राइस इक्वल टू BaSO4 और प्लस AlCl3। चलो जी, अब हम इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन ही काउंट करेंगे। क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आयन को ही काउंट करेंगे। तो देखो, एक तो बेरियम यूज हुआ, एक क्लोरीन यूज हुआ, एल्युमिनियम यूज हुआ और SO4 आयन यूज हुआ, ठीक है। क्योंकि बेरियम एक ही बार है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक ही तो बार हुआ। क्लोरीन कितनी बार है, 2 बार, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में 2 बार। एल्युमिनियम का Al2 लिखा तो एल्युमिनियम कितनी बार हुआ, 2 बार, और SO4 का थ्राइस लिखा तो कितनी बार हुआ, 3 बार। इसी तरह बेरियम अलग है, SO4 अलग है, यहाँ पर एल्युमिनियम अलग है, क्लोरीन अलग है। तो बेरियम कितने टाइम है, 1 टाइम। इसमें SO4 आया तो SO4 कितनी बार हुआ, 1 ही तो बार हुआ ना। इसी तरह एल्युमिनियम 1 टाइम और क्लोरीन Cl3, तो ये कितनी बार हो गया भाई, 3 टाइम आ गया, ठीक है। तो अब हमारे सामने क्या है कि ना तो हमारे पास एल्युमिनियम बैलेंस है ना सल्फेट
SO4 बैलेंस है। तो SO4 को बैलेंस करने के लिए जहाँ पर भी SO4 आपको दिखाई दे वहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले SO4 को बैलेंस कर लो, क्योंकि बेरियम में SO4 है ना, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर दी। तो जब मैंने SO4 की 3 से मल्टीप्लाई करी तो उसी टाइम पर मल्टीप्लाई 3 बेरियम से भी हो गई, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई तो मैं पूरे से ही करूँगा, ऐसा तो है नहीं कि मैं SO4 से कर दूँ। तो इसलिए जहाँ यहाँ पर SO4 था तो मैंने इस पूरे सिस्टम की 3 से मल्टीप्लाई करी। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करी तो SO4 की मल्टीप्लाई तो 3 से हुई, उसी तरीके से बेरियम की मल्टीप्लाई भी 3 से हो गई। यहाँ पर क्लियर बात। अब क्या करना पड़ेगा कि जहाँ पर भी बेरियम होगा, जहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड में बेरियम होगा, तो अब हम इस इधर के बेरियम को बैलेंस करेंगे। भाई इधर तो 3 कर लिया हमने, अब इधर 3 करो। तो जहाँ पर भी तुम्हें बेरियम दिखाई दे वहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करो। तो मैंने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, कर दी। तो जब मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा ना, तो फिर क्या हुआ कि बेरियम की तो 3 से मल्टीप्लाई हुई, उसी के साथ क्लोरीन की भी तो 3 से हो गई ना, ठीक है, क्लोरीन की भी 3 से हो गई। अब ये कितना बन गया, 3 2 6 बन गया। तो अब मुझे क्या काम करना पड़ेगा, जो राइट हैंड साइड के क्लोरीन है उन्हें भी 6 करना पड़ेगा ना, क्योंकि जब यहाँ इधर क्लोरीन 6 होगी तो इधर भी क्लोरीन को 6 करो। तो जब इधर के क्लोरीन को 6 करेंगे तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से करना पड़ेगा, 2 से। तो इसलिए AlCl3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब AlCl3 में 2 से मल्टीप्लाई हुई तो क्लोरीन तो 6 हुआ ही, उसके साथ साथ एल्युमिनियम भी तो दुगना हुआ होगा ना, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये भी 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो बैलेंस इक्वेशन हो गई। तो अब इक्वेशन जब बैलेंस हो गई तो बैलेंस इक्वेशन को लिख दीजिए 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस इक्वल टू 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। तो ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। समझ में आ गई बात? कितने बच्चों की समझ में आ गई? सबकी समझ में आ गई? ठीक है। तो हाँ भाई हर्षित समझ में आ गया। चलो अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन है ये? ये टाइप पार्ट डाल देता हूँ, 2 का सेकंड था ये। अब 2 के थर्ड पार्ट को देखो। थर्ड पार्ट में कहा है हमें कि हमारे पास क्या है, सोडियम है और वाटर है। क्या है? सोडियम है और वाटर है। तो मैं इधर थोड़ा सा बना के दिखा दूंगा इक्वेशन को। सोडियम हो गया और प्लस वाटर हो गया। सोडियम वाटर हो गया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या बना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ऐसा हुआ। ठीक है। तो देखो कि सोडियम के लिए हमारे पास फॉर्मूला Na होता है तो Na ही लिखेंगे। वाटर का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, H2O होता है, इसमें तो कोई वो बात है ही नहीं। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड हम कैसे लिखें? तो सोडियम के लिए हम Na लिखते हैं और हाइड्रोक्साइड के लिए OH लिखते हैं। तो OH पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर प्लस होता है, तो इसलिए प्लस A माइनस कैंसिल, NaOH बच गया और प्लस H2। ठीक है, क्लियर? तो ये वाली इक्वेशन में यहाँ लिख दूंगा Na प्लस H2O इक्वल टू NaOH प्लस H2। तो क्योंकि गैस है तो गैस पर एरो का साइन अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया। सोडियम की रिएक्शन मैंने वाटर के साथ कराई, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन बना। तो मैंने आपको समझाया था कि जब H2O होता है तो H2O को हम कैसे लिखते हैं? H-OH लिखते हैं। क्या लिखते हैं? H-OH। तो इसके अंदर के हाइड्रोजन को अलग से पढ़ा जाता है और हाइड्रोक्साइड को अलग से रीड करा जाता है। इसीलिए Na प्लस H-OH इक्वल टू NaOH प्लस H2। ठीक। तो अब इसमें कौन कौन से आयन हैं? एक तो सोडियम आयन है, दूसरा हाइड्रोजन आयन है, तीसरा हाइड्रोक्साइड आयन है। ठीक है। तो सोडियम कितनी बार है? 1 बार है। हाइड्रोजन कितनी बार है? वो भी 1 बार है। हाइड्रोक्साइड कितनी बार है? 1 बार है। इसी तरह सोडियम इधर की साइड में सोडियम 1 बार है, OH 1 बार है और हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 बार है और OH 1 बार हुआ। देखो 1 बार सोडियम हो गया,
एक बार यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया और एक बार हाइड्रोक्साइड हुआ। इसी तरीके से इधर की तरफ सोडियम एक बार होगा, हाइड्रोक्साइड एक बार होगा, लेकिन हाइड्रोजन 2 बार होगा। तो क्योंकि हाइड्रोजन 2 बार है तो इसीलिए इधर के हाइड्रोजन को दुगना करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? दुगना करना पड़ेगा। तो जब इधर के हाइड्रोजन को दुगना करेंगे, क्योंकि पानी के साथ हाइड्रोजन था तो इसीलिए वाटर के फॉर्मूले में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हाइड्रोजन तो ट्वाइस हो ही गया, लेकिन उसके साथ हाइड्रोक्साइड का भी ट्वाइस हो गया ना। जब हाइड्रोक्साइड का ट्वाइस लेफ्ट हैंड साइड में हो गया तो राइट हैंड साइड में भी तो दुगना करोगे आप हाइड्रोक्साइड को। तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई भी 2 से कर दो। तो जब हम हाइड्रोक्साइड के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी तरीके से साथ साथ सोडियम की मल्टीप्लाई भी 2 से हो जाएगी। अब इधर की तरफ सोडियम को दुगना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से होगी, बस बैलेंस होगा इक्वेशन। जब इक्वेशन बैलेंस होगी तो बैलेंस इक्वेशन को फटाफट से लिख दो। 2Na प्लस 2H2O इक्वल टू 2NaOH प्लस H2। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया सबको? तो इस तरीके से करा जाता है। इसके बाद पार्ट थर्ड देखो। इसके थर्ड पार्ट में कहते हैं, अब थर्ड पार्ट खत्म हो गया। अब इसके बाद इसके थर्ड के फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में कहते हैं, पेज नंबर 6 पर है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सॉल्यूशन एंड सोडियम सल्फेट इन रिएक्ट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ये सब चीज़ हमें मिलेंगी। नोट हो गया? अब इसके बाद 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए। 3 के फर्स्ट पार्ट में थोड़ा फास्ट करूंगा इस क्वेश्चन को मैं। तो इसमें क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड BaCl2, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2 रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। तो सोडियम सल्फेट Na2SO4, Na2SO4 कैसा आया है, समझ में आ ही गया होगा। Na2SO4 तो क्या बना, बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस NaCl, बेरियम सल्फेट प्लस NaCl, ऐसा हुआ। तो अब यहाँ पर हमारे पास बेरियम है, क्लोरीन है, सोडियम है और SO4 है। बेरियम है, क्लोरीन है, सोडियम है और SO4 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले तो बेरियम लिख लेंगे, फिर क्लोरीन लिख लेंगे, फिर सोडियम लिखेंगे और फिर SO4 लिखेंगे। तो बेरियम कितने टाइम है, 1 टाइम है, क्लोरीन कितने टाइम है, 2 टाइम है, सोडियम कितने टाइम है, 2 टाइम है और SO4 1 टाइम है। इसी तरह इधर देखो, बेरियम 1 बार हुआ, SO4 कितनी बार आया, 1 ही बार आया, सोडियम 1 बार आया और क्लोरीन 1 बार आया। ठीक है, तो जी बेरियम और SO4 तो बैलेंस पहले से ही है। पहले तो ये देख लीजिए बैलेंस कौन है ये। अब हमें क्या काम करना, सोडियम को बैलेंस करना। तो जहाँ पर भी सोडियम दिखाई दे वहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इधर की तरफ सोडियम ये दिखाई दे रहा ना, तो यहाँ कर दो 2 से मल्टीप्लाई। तो जब हम सोडियम की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन की भी तो 2 से हो जाएगी ना, क्लोरीन की भी 2 से हो गई, तो सोडियम क्लोराइड भी बैलेंस हो गया। तो इक्वेशन बैलेंस मानी जाएगी। अब लिख दो इक्वेशन बैलेंस, BaCl2 प्लस Na2SO4 इक्वल टू BaSO4 प्लस 2NaCl। अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो NaOH होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करी HCl के साथ। तो क्या बना, NaCl प्लस H2 बनेगा, सॉरी NaCl प्लस H2O बनेगा, NaCl प्लस H2O बनेगा। तो जहाँ पर भी H2O होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, H2O को क्या लिख सकते हैं हम, H-OH लिख सकते हैं ना।
H-OH, तो इसलिए मैंने H-OH ऊपर लिख दिया। तो H-OH हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड को अलग से रीड करिए। तो अब लिखो NaOH हाइड्रोजन एंड Cl, NaOH हाइड्रोजन और Cl। Na एक बार है, हाइड्रो ऑक्साइड एक बार है, हाइड्रोजन एक बार है और क्लोराइड एक बार है। तो इधर की तरफ भी Na एक बार, क्लोरीन एक बार, H भी एक बार, सॉरी OH भी एक बार और H भी एक बार। तो इक्वेशन पहले से ही ये बैलेंस थी, तो इसमें कुछ नहीं करना, इक्वेशन ये बैलेंस ही है। इसके बाद टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या आता है? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है? वैसे तो कई टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, लेकिन बुक में हमारे पास दिया है फर्स्ट टॉपिक होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वैसे तो पिछली बार हमने पढ़ा दिया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस प्रोड्यूस अ सिंगल सब्सटेंस आफ्टर रिएक्शन, देन रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर मान लीजिए 2 या 2 से 3 सब्सटेंस मिलकर के एक नया सब्सटेंस बना दे तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो 2 सब्सटेंस थे, दोनों सब्सटेंस ने मिलकर एक नया सब्सटेंस ए भी बनाया, तो ये रिएक्शन क्या हो गई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। जैसे कि H2 + Cl2 = 2HCl क्या होगी? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। NaO CaO + H2O = CaOH का होल ट्वाइस। तो ये एक क्या होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 सब्सटेंस है और यहाँ पर एक सब्सटेंस बना। तो ये एक सब्सटेंस था, ये एक सब्सटेंस था, दोनों सब्सटेंस ने मिलकर के एक नया सब्सटेंस बना लिया। तो इस तरीके की रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो मतलब जिसमें 2 सब्सटेंस या 3 सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, जो बनने वाला सब्सटेंस होता है उस बनने वाले सब्सटेंस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इन दोनों से अलग होती है। ठीक है, वो तो पहले ही आपको समझ में आ गया कि कोई भी केमिकल चेंज अगर होता है या कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिससे कि नए सब्सटेंस बनते हैं विद न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर तो कुछ एग्जाम्पल बुक में दिए हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। उसके बाद हमारे पास रिएक्शन बुक में दी है पेज नंबर 7 पर ही एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। क्या दी हुई है? एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी? जिसमें हीट रिलीज हो, जो हीट को क्या कर दे? रिलीज कर दे, मतलब जिसमें से हीट निकले, तो वो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होगी। एग्जाम्पल क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? क्या एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि इसमें भी हीट रिलीज होती है कि नहीं होती? दूसरे नंबर पर क्या होगा? CaO + H2O। अगर हम चूने मतलब क्विक लाइम को पानी में घोलेंगे तो क्या मिलेगा हमें? CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और हीट मिलेगी। तो यहाँ पर हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है ना। तो जब हीट रिलीज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और जिसमें हीट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हीट की ज़रूरत पड़ती है वो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होती है, जिसमें हीट की ज़रूरत हमें होती है। तो हीट की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ेगी? इसी रिएक्शन को जब हम रिवर्स करेंगे, तो मतलब जब CaOH के होल ट्वाइस को हम हीट करेंगे ना, तो हमें CaO + H2O मिलेगा। क्या मिलेगा? CaO + H2O मिलेगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये बन गई। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? एंडोथर्मिक, क्योंकि इसमें हीट की ज़रूरत पड़ रही थी और ये हीट रिलीज कर रही थी, तो इसलिए ये कौन सी हो गई? एक्सोथर्मिक। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक समझ में आ गया होगा। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के बाद
अगली केमिकल रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन से पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, पेज नंबर 10 पर जो दिया है। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे जो पेज नंबर 10 पर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 10 पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपको। क्या है वो क्वेश्चन? क्वेश्चन में कहते हैं कि अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। एक सब्सटेंस एक्स है जो कि वाइट वॉशिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं? वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो उसका हमें नाम बताना है। तो उस सब्सटेंस का नाम क्या होता है? क्विकलाइम होता है। क्या नाम होता है उसका? क्विकलाइम। तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? CaO होगा। केमिकल फॉर्मूला की CaO हो गया, और कैल्शियम ऑक्साइड उसका केमिकल नेम होगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। अब दूसरे नंबर पर क्वेश्चन, इसी में सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में हमारे से क्या पूछते हैं? सेकंड पार्ट में राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन द फर्स्ट अबव विद द वाटर। तो जो सब्सटेंस हमें एक्स दिया हुआ है उसकी वाटर के साथ रिएक्शन होके क्या होगा? तो हम CaO की वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे। CaO प्लस H2O लिखेंगे तो CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। बस ये होगा। इसके बाद अब हमारे पास आती है डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। क्या आती है? डिस्प्लेसमेंट केमिकल लेकिन डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन से पहले हमारे पास आता है डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। क्या होता है? डिकम्पोजिशन होगा। हाँ, डिकम्पोजिशन। क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो जाता है कि इसे लिखते हैं हम स्प्लिटिंग ऑफ टू सबस्टेंसेस फ्रॉम वन सबस्टेंस, या स्प्लिटिंग ऑफ सबस्टेंस इनटू टू और मोर न्यू सबस्टेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप लिख भी सकते हैं स्प्लिटिंग, या ब्रेक लिख लीजिए, ब्रेकिंग ऑफ breaking of any substance into two or more new substances is called decomposition reaction. डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ब्रेकिंग ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के टूटने को, और वो टूट कर दो नए सब्सटेंस में टूट गया हो। किस में टूट गया हो? दो नए सब्सटेंस। ब्रेकिंग ऑफ एनी सब्सटेंस इनटू टू और मोर न्यू सब्सटेंसेस, मतलब कि किसी भी सब्सटेंस के, कोई भी सब्सटेंस हो, उस सब्सटेंस के दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डिकम्पोजिशन कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ए बी एक सब्सटेंस होता है और वो सब्सटेंस A प्लस B दो सब्सटेंस में टूट जाता है। मतलब ए बी एक सब्सटेंस होता है और वो दो नए सब्सटेंसेस A प्लस B में वो ब्रेक हो जाता है। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन आएगा। क्या आएगा? टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन। तो टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन हमारे पास तीन टाइप का डिकम्पोजिशन होता है। एक होता है हमारे पास हीट डिकम्पोजिशन। क्या होता है? हीट डिकम्पोजिशन। हीट डिकम्पोजिशन वो डिकम्पोजिशन होता है जिसमें हीट की ज़रूरत होती है।
मतलब कोई सब्सटेंस अगर हीट से वो ब्रेक हो जाए तो उसको हम हीट डिकम्पोजिशन कहते हैं। दूसरा फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो या सनलाइट डिकम्पोजिशन, फोटो या सनलाइट डिकम्पोजिशन, जिसके अंदर हमारे पास सनलाइट होती है, जो सब्सटेंस सनलाइट से ब्रेक हो जाए तो उसको फोटो डिकम्पोजिशन बोला जाता है। फिर इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। क्या आता है? इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। तो इस डिकम्पोजिशन के अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। तीनों टाइप के डिकम्पोजिशन का एक एक एग्जाम्पल बोर्ड के लिए हमें याद करना पड़ता है। तो हीट डिकम्पोजिशन, तो पहले मैं हीट डिकम्पोजिशन लिख दूंगा। हीट डिकम्पोजिशन, तो हीट डिकम्पोजिशन में CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम हीट करेंगे तो CaO प्लस H2O मिलेगा। तो यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हीट मिली तो CaO बना और H2O बना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे A भी एक सब्सटेंस था, उससे दो नए सब्सटेंस बन गए। तो दो नए सब्सटेंस कौन से बने? एक सब्सटेंस CaO बना, दूसरा सब्सटेंस H2O बना। तो इसीलिए ये क्या है? डिकम्पोजिशन है। दूसरे नंबर पर इसमें इसको गर्म करना पड़ा था तो इसलिए ये हीट डिकम्पोजिशन हुआ। नंबर 2 फोटो डिकम्पोजिशन। दूसरा क्या होगा? फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल और एक्टिविटी दोनों NCERT में दी है। तो एक्टिविटी नंबर 1.8, एक्टिविटी नंबर 1.8 दी है। उसमें हमें कहते हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड को हम क्या काम करते हैं? सिल्वर क्लोराइड को हम चाइना डिस्क में धूप में रख देते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड में क्या होता है? सिल्वर और क्लोरीन गैस अलग होती है, तो AgCl लिखेंगे। सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखा गया, तो इसीलिए यहाँ पर मैं फोटो लिख दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2Ag प्लस Cl2, 2Ag प्लस Cl2। बिल्कुल इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और लिख लेंगे। सिल्वर क्लोराइड के बाद सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, टू AgBr इक्वल टू 2Ag प्लस Br2, 2Ag प्लस Br2। यहाँ पर ब्रोमीन गैस है और यहाँ पर क्लोरीन गैस होगी। तो यहाँ पर ब्रोमीन गैस उड़ी और सिल्वर बना, और यहाँ पर क्लोरीन गैस धूप में रखने से उड़ी और सिल्वर बना। तो दोनों ही केसेस में सिल्वर क्या होता है? वो सन से डिकम्पोज हो जाता है। क्या हो जाता है? सन की लाइट से AgCl डिकम्पोज होकर सिल्वर बनाता है, और यहाँ पर भी सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोज होकर सिल्वर और ब्रोमीन दे देते हैं। इसके बाद होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। क्या होता है? इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल कौन सा होता है हमारे पास? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की एक्टिविटी 1.7 दी है, तो उस एक्टिविटी को पढ़िए। एक्टिविटी नंबर 1.7, तो 1.7 एक्टिविटी दी है, किसमें दी है? NCERT के पेज नंबर 9 पर, पेज नंबर 9 NCERT। तो इसमें क्या है कि H2O हुआ, H2O को इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया गया। तो जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हमने करा ना, तो इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद हमें H2 प्लस Cl2 मिला, H2 प्लस O मिला, H2 प्लस O मिलेगा, H2 प्लस O2 लिखना पड़ेगा। तो H2 प्लस O2 लिखने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर भी 2 से कर देंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो बैलेंस्ड इक्वेशन रहेगी आपकी 2H2O इक्वल टू आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस 2H2 और प्लस O2, मतलब 2 पार्ट हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑक्सीजन। इसके बाद शुरू होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या शुरू होता है? डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हाई रिएक्टिव सब्सटेंसेस, जो हाई रिएक्टिव मेटल होती है वो लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करती है। जिसमें हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को क्या करती है? डिस्प्लेस
करती है तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। एक डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास मेटल होती है, दूसरा सब्सटेंस मेटल साल्ट होता है। मतलब पहली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेटल और मेटल साल्ट में होगी और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी दोनों के दोनों साल्ट के सॉल्यूशन में होगी। तो दोनों में वो साल्ट का सॉल्यूशन ही होता है। तो इस तरीके से इसे समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो टाइप की होती है। एक होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्या होती है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों सिंगल डिस्प्लेसमेंट करने के लिए हमारे पास एक जो ए होता है ये मेटल होता है। एक आपके पास क्या होता है? मेटल। दूसरा होता है सब्सटेंस बीसी। दूसरा सब्सटेंस क्या होता है? बीसी। तो इस सब्सटेंस को बोलते हैं मेटल साल्ट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? मेटल साल्ट सॉल्यूशन। तो ये मेटल साल्ट सॉल्यूशन होता है। तो मतलब इसमें हो सकता है बी मेटल हो और सी उसका किसी और सब्सटेंस से वो जुड़ी हो, और ऐसा नहीं भी हो सकता, जरूरी कुछ नहीं है। इसके बाद फिर हमारे पास क्या होता है? फिर हमारे पास जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस्ट रिएक्टिव मेटल को अलग करके डिस्प्लेस कर देती है और फिर दोबारा मेटल साल्ट सॉल्यूशन बनता है अगेन। ठीक, तो इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में होता है ए प्लस बी सी इक्वल टू जो ए होता है वो बी के पास और जो बी होता है वो ए के पास पहुंचता है, तो बी प्लस ए सी बनता है। क्या बनता है? बी प्लस ए सी बनता है। तो यहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन हो सकता है, एसिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो सब चीज़ें हो सकती हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे Fe प्लस CuSO4, मतलब Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4। तो Fe यहाँ पर क्या है बच्चों? मेटल, और CuSO4 क्या है? मेटल साल्ट सॉल्यूशन। मेटल साल्ट सॉल्यूशन, तो ये हुआ ना मेटल साल्ट सॉल्यूशन। कॉपर इसमें मेटल होगी, SO4 इसमें सॉल्यूशन हो गया किसी जिसमें जुड़ा ये। तो अब क्या होगा? क्योंकि कॉपर का प्लेस नीचे होता है और आयरन का प्लेस उसके ऊपर होता है, मतलब कॉपर का प्लेस नीचे होता है और आयरन का प्लेस ऊपर होता है, तो इसलिए आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर साल्ट सॉल्यूशन। क्योंकि आयरन जो होगी वो रिएक्टिव सीरीज में कॉपर से ऊपर होती है। क्या होती है? कॉपर जो आयरन होता है वो कॉपर से क्या होता है? रिएक्टिव सीरीज में ऊपर होता है। तो इसीलिए Fe कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। इसलिए आयरन कॉपर साल्ट सॉल्यूशन में से कॉपर को क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है। तो जब ये डिस्प्लेस करेगा तो Fe कहाँ पहुँच जाएगा? कॉपर के पास पहुँच जाएगा। और ये कॉपर कहाँ पर आ जाएगा बच्चों? ये आयरन के पास आ जाएगा। ऐसा हो जाएगा। तो जब ऐसा हो गया होगा तो क्या बना होगा? Cu प्लस FeSO4 बना होगा। Cu प्लस FeSO4 बना होगा। तो कॉपर अलग हो गया और FeSO4 बन गया। तो अब ये क्या होगा? ये मेटल हो गया, ये क्या हो गया? मेटल का साल्ट सॉल्यूशन। अब एक एग्जांपल और ले लेंगे इसी का ही। एक एग्जांपल Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4, तो क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस Cu। तो जिंक कहाँ गया? कॉपर के पास, और कॉपर कहाँ गया बच्चों? जिंक के पास। ऐसे ही हुआ ना। उसके बाद एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं हम इसमें। एक एग्जांपल और कर सकते हैं हम Pb प्लस CuCl2, Pb प्लस CuCl2, मतलब लेड प्लस कॉपर क्लोराइड। लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, लेड नीचे होता है, कॉपर होता है, लेड क्लोराइड बनेगा। तो PbCl2 और प्लस Cu। ठीक, तो ये सब एग्जांपल हमारे पास किसके थे? सिंगल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन के थे। अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन में दोनों ही साल्ट सॉल्यूशन होते हैं, दोनों ही मेटल साल्ट सॉल्यूशन होते हैं।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ए बी एक साल्ट सॉल्यूशन है, दूसरा सी डी एक साल्ट सॉल्यूशन है। कौन सा साल्ट सॉल्यूशन है? मेटल साल्ट सॉल्यूशन। तो इसमें कोई भी एक सब्सटेंस मेटल होगा, मतलब या कोई भी एक एलिमेंट इसमें मेटल होगा। तो मेटल कौन होगा? मान लेते हैं हम कि ए यहाँ पर मेटल है और सी यहाँ पर मेटल है। ए यहाँ पर मेटल है और सी यहाँ पर मेटल है। तो जो भी मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगी वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को क्या करेगी? डिस्प्लेस करेगी। तो इसलिए ए सी के पास जाएगा और सी ए के पास आ जाएगा। तो अब क्या हो गया होगा कि सी बी प्लस ए डी हो जाएगा। तो इसे उदाहरण से समझेंगे। एग्जाम्पल में है हमारे पास Na2SO4 सोडियम सल्फेट रिएक्ट किससे करता है? रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड के साथ, BaCl2 के साथ रिएक्ट करता है। तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनेगा 2NaCl और प्लस BaSO4। ठीक, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सोडियम एक मेटल है, बेरियम एक मेटल है। सोडियम एक मेटल है, बेरियम एक अलग मेटल तो है कि नहीं है, लेकिन एलिमेंट है। तो सोडियम क्योंकि सोडियम तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो सोडियम ने क्या काम करा होगा? बेरियम को डिस्प्लेस करा होगा। तो सोडियम यहाँ पर क्या होगा? रिएक्टिव एजेंट होगा जिसने रिएक्शन करी होगी। तो और ये क्या होगा? ये प्रोड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से बेरियम सोडियम के पास आ गया होगा। तो सोडियम क्लोराइड बना और बेरियम के आने के बाद बेरियम सल्फेट बना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ए बी सबस्टेंस था और नया सबस्टेंस सी डी था। तो नए सबस्टेंस में आपके पास सी बी प्लस ए डी मिला है। इट्स दैट क्लियर? तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन होता है। और कुछ भी एग्जांपल आप इसमें भी बुक में भी देख सकते हैं अपने। इसके बाद होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन का गेन हो गया हो, ऑक्सीजन आ गई हो, पहले उसमें ऑक्सीजन ना हो और फिर आगे ऑक्सीजन हो गई हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे कि Cu प्लस O2 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करिए 2CuO। तो पहले कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं थी, अब कॉपर के पास क्या है? ऑक्सीजन है ना। तो इसलिए ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। उसके बाद नंबर टू में लिखेंगे H2 प्लस O2। H2 प्लस O2 तो क्या हुआ? H2O हो गया। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कर लेंगे। 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O हो गया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं थी, अब इसने ऑक्सीजन गेन करके हाइड्रोजन ऑक्साइड बना लिया। तो इसलिए ये क्या हुआ? ऑक्सीजन का गेन ही तो हुआ। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन। थर्ड Mg प्लस O2 इक्वल टू क्या होगा? 2Mg हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और भी कुछ हो सकता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड के अलावा हम लिख सकते हैं सोडियम ऑक्साइड नहीं लिख सकते, सोडियम का ऑक्साइड नहीं बनता शायद, क्योंकि सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनता है। चलो ठीक है बच्चों, तो ये 3 एग्जाम्पल बहुत हैं इसके लिए। और इसके बाद ऑक्सीडेशन के बाद होता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। तो पहले क्या हुआ था कि ऑक्सीजन को हमने गेन करा था, और रिडक्शन में हम क्या करेंगे? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब कभी ऑक्सीजन का लॉस हो जाएगा तो रिडक्शन हो जाएगी। जब कभी भी ऑक्सीजन का लॉस हो जाएगा तो वहाँ पर रिडक्शन होगी। CuO प्लस H2, CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 तो इक्वल टू Cu प्लस H2O। ठीक,
तो CuO यहाँ पर पहले ऑक्सीजन थी, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करी, कॉपर अलग हो गया और H2O बना। तो अब कॉपर ऑक्साइड नहीं है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो इस वजह से ये क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, इसका बुक में दिया है एक और एग्जाम्पल, आपकी नहीं दिया है, चलो अपनी तरफ से लिखवा देता हूँ मैं। MgO प्लस H2 इक्वल टू Mg प्लस H2O, तो ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड से बनने वाला मैग्नीशियम। तो ये क्या होगा बच्चों, रिडक्शन। रिडक्शन खत्म हो गया। रिडक्शन के बाद होता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है, रेडॉक्स। तो रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाएं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हुआ हो और क्या हुआ हो, रिडक्शन भी हुआ हो। मतलब वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ है, तो वो रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो रेडॉक्स रिएक्शन का आपको एग्जांपल दिया है CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O। तो देखो दोनों चीज़ें यहाँ पर एक साथ कैसे, CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2। तो CuO ने यहाँ पर ऑक्सीजन को लॉस किया, मतलब CuO ने यहाँ पर ऑक्सीजन को लॉस करके Cu बनाया, और हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन को गेन करा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि पहले हाइड्रोजन में ऑक्सीजन था नहीं, तो अब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया, तो अब यहाँ पर इसने क्या कर लिया, ऑक्सीडेशन कर लिया, और इसने क्या कर लिया, रिडक्शन किया। तो इसीलिए CuO क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, और H2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये समझ में आ ही गया होगा आपको, क्योंकि पहले भी बता दिया था हमने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। फिर इसके बाद लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। क्या बचता है, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो कोरोजन क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड कोरोजन, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। और उसे डिटेल में आप बुक से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो फिर भी मैं कुछ कोरोजन के उदाहरण आपको बता देता हूँ, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड कोरोजन, रस्टिंग और मेकिंग ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड का बनना वो भी कोरोजन ही हुआ। तो ऑक्सीडेशन, जितना भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, मेटल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने को ही क्या बोला जाता है, कोरोजन बोला जाता है। और रेंसिडिटी उसको बोला जाता है जिसमें ऑयल एंड फैट का ऑक्सीडेशन हो। तो ऑयल एंड फैट का ऑक्सीडेशन कब होता है, जब कोई भी चीज़ हमारे पास तली हुई होती है। क्या होती है, तली हुई होती है। तली हुई चीज़ में टेस्ट का बदलना, तो जब टेस्ट बदल जाता है तो कैसे बदल जाता है कि भाई जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई चिप्स थी या कोई भी हमने खाना बनाया था या कुछ भी चीज़ थी ऐसी तली हुई, पकौड़ी वगैरह कुछ भी, तो जब आप उसको क्या करेंगे, थोड़ी देर के बाद खाएंगे तो गरम गरम तो वो अच्छी लगेगी, पर ठंडी होकर थोड़ी अच्छी लगेगी। ठंडी होकर उसका टेस्ट बदलता है। क्यों बदलता है उसका टेस्ट, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन हो चुका होता है। तो इसलिए जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कोई भी तली हुई चीज़ करती है और उसका टेस्ट में जो बदलाव आता है, उसके टेस्ट में आने वाले बदलाव को ही रेंसिडिटी कहा जाता है। और ऑक्सीडेशन किसको कहा जाता है, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देती है, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देती है और रिएक्ट करने के बाद ऑक्साइड बना लेती है, तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जब कोई तली हुई चीज़ या कोई भी खाने की चीज़ें जो तेल से बनी है, तो और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उसके टेस्ट में बदलाव कर देती है, तो उसको क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। क्लियर। इसके बाद इस एक्सरसाइज को करेंगे। एक्सरसाइज होगी, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चनों के जवाब दे दिए थे। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, जिसमें हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है, फिर यही करना है शायद अब ना। ठीक है।